वो अटेंड भी किया था, और जिन्होंने अटेंड नहीं किया था या जो सेशन में नहीं थे उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी होगी। और इस क्लास का वीडियो आई थिंक मैंने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया सबके? वो जो 3 सूत्र थे उसमें किसी को डाउट कोई? नो सर। इसमें कोई डाउट ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए, बहुत इजी था वो भी समझना। तो हम लोग उसके आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बहुत बेसिक चीज है, और जो भी रूल्स आज आज के सेशन में हम करेंगे वो आपके हर तरह के एनालिसिस में वो यूज होने वाला है। ठीक है, जैसे हमने वो जो 3 सूत्र पढ़े थे वो है आपका पूरा स्ट्रक्चर, उसके बेसिस पे ही आपके सारे इवेंट एनालिसिस होंगे। ठीक है, बट उसमें आपने एक चीज नोट करा होगा कि जब हम लोग कोई ग्रह अगर किसी हाउस में है, किसी भाव में अगर बैठा है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि वो 3 सूत्र क्या थे। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ तो आपको उसका वो समझ में आएगा कि हम लोग आज क्या करेंगे। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइक हमको एक मैरिज का इवेंट हमको असेस करना है। ठीक है, किसी कोई ग्रह की दशा चल रही है, सपोज करिए मंगल की दशा है। ठीक है, तो वो 3 सूत्र के अकॉर्डिंग क्या है कि आपको अगर ये देखना है कि उस दशा में क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो पराशर ऋषि क्या बोलते हैं कि सबसे पहले आप देखिए कि वो प्लैनेट किस हाउस में है। सपोज करिए अगर इस एग्जांपल में मंगल 7th हाउस में है। ठीक है, मैं अभी इजी एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, थोड़ा उसके बाद में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे आगे। सपोज करिए मंगल 7th हाउस में है, उसकी दशा चल रही है। तो 7th हाउस में सप्तम स्थान में है, तो हम लोग मोटा मोटा बोल सकते हैं 7th हाउस में है तो इट मीन्स कि सम इवेंट रिलेटेड टू मैरिज कैन टेक प्लेस। इजी है। ठीक है, बट सिर्फ इतने से आपको मैरिज के इवेंट आपको नहीं बताना है। इसमें आपको 2 सूत्र और अप्लाई करना है। पहला आपका 7th हाउस हो गया, मंगल 7th हाउस में सप्तम स्थान में, तो मैरिज का हमने बोला। ठीक है, सेकंड इसका पॉइंट ये है कि हम ये देखेंगे कि जो कारक ग्रह है मैरिज का कारक यहाँ पर हो गया शुक्र। ठीक है, तो फिर हमें ये देखना है कि क्या ये जो मंगल है मार्स ये शुक्र से कनेक्टेड है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि सप्तम स्थान में मंगल का होना, 7th हाउस में मार्स का रहना बहुत ही पॉसिबल इवेंट्स दे सकता है। वो मैरिज भी बता सकता है, वो आपका बिजनेस भी बता सकता है, पार्टनरशिप इन बिजनेस बता सकता है। ठीक है, और कुछ टेक्स्ट के अकॉर्डिंग 7th हाउस जर्नीज भी दिखाता है, जर्नी थ्रू सी रूट ये भी शो करता है। तो इस तरह से और भी बहुत से एग्जाम और बहुत से इसमें एस्पेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब मंगल उसमें से किससे रिलेटेड प्राइमरी इवेंट देने वाला है। इसके लिए हमारे पास सेकंड स्टेप में हमने देखा कि हमें देखना है कारक ग्रह। ठीक है, जर्नी थ्रू सी, समुद्र के थ्रू जर्नी, पानी के थ्रू सी क्रूज। 7th भी होता है, 8th भी लेते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कारक। ठीक है, जब कोई ग्रह मंगल अगर सप्तम स्थान में है तो आप देखेंगे कि मंगल और किन किन ग्रहों से उसमें कनेक्टेड है। किन किन ग्रहों से कनेक्शन का मतलब कोई ग्रह है जो इसको एस्पेक्ट करता है, या कोई ग्रह के साथ मंगल बैठा हुआ है। ठीक है, तो हर ग्रह कुछ ना कुछ कारक तत्व शो करता है। ठीक है, सपोज करिए अगर यही मंगल बुध के साथ है सप्तम में, या मर्क्यूरी से एस्पेक्टेड है, बुध बुध से वो दृष्ट है, तो यहाँ पर आपको कारक तत्व आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए। ठीक है, मंगल 7th हाउस में मर्क्यूरी से एस्पेक्टेड है। 7th हाउस मर्क्यूरी से रिलेटेड क्या हो सकता है कारक तत्व? हो सकता है बिजनेस। ठीक है, तो हम लोग फिर हम एक तुरंत असेस कर सकते हैं हाँ इस दशा में कुछ बिजनेस रिलेटेड इवेंट्स पॉसिबल है।
आप समझ रहे हैं? तो ऐसे आपको ये कारक तत्व आपके हेल्प करेंगे उसको और नैरो डाउन करने में उस हाउस की इवेंट्स को, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप देखेंगे ना कि ये जो ग्रह का जब बोलते हैं ना कि ये ग्रह कनेक्टेड है, शुक्र बुध का एस्पेक्ट था इसलिए हमने बोला कि मरकरी से कनेक्टेड है, ठीक है। बट इसके अलावा और बहुत तरीके हैं इस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने का। एस्पेक्ट भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। नक्षत्र के थ्रू भी कनेक्शन हो सकता है और डिविजनल चार्ट्स के थ्रू भी हो सकता है। ये सारे वेज हैं। आज की क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि वो ग्रह एक ग्रह दूसरे ग्रह से कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। वो तभी वो कारक तत्व फ्लो होगा ना उसके अंदर, ठीक है। और मे बी आज की नहीं या तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे प्लैनेट एंड हाउस कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत बार आपके सामने ऐसी कुंडली आएगी जहां कोई नहीं समझ आएगा कि इसकी इसकी इस दशा में मैरिज कैसी हो गई। ना इस दशा का लॉर्ड 7th हाउस से कनेक्ट हो रहा है, ना D9 में कोई कनेक्शन है, तो मैरिज कैसे होगा, ठीक है। तो उस तरह की हॉरोस्कोप में बहुत से ऐसे एस्टेब्लिशमेंट होती हैं, ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो हमको जनरली नहीं समझ आते। तो आज की क्लास के बाद आपको वो एस्टेब्लिशमेंट एटलीस्ट आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आज की क्लास इम्पोर्टेंट है और इसको मैं बहुत लंबी नहीं रखने वाला हूँ क्लास को। हम कोशिश करेंगे कि 1.5 घंटे में 2 घंटे मैक्सिमम हम लोग खत्म करें, ठीक है। और हम लोग 6-7 सूत्र ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये हर एक सूत्र इम्पोर्टेंट है। जब इस रूल्स के सूत्र को आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी लग सकता नहीं, ये तो मुझे पता है पहले से, ठीक है। बट आपको पता है तब भी आप उसको यूज नहीं करते हैं, गलतियां करते हैं, ठीक है। तो वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जस्ट मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि आप इस सेशन में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ऑलरेडी काफी सालों से ज्योतिष करते हैं, ठीक है। तो उनको जब ये सूत्र देखेंगे तो बोलेंगे तो बहुत कॉमन है, कुछ नया नहीं है। बट ये जो नया नहीं है ना, यही है जहाँ आप गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए पर्पस ये है कि हम जो आपके जो माइंड में इतने भी रूल्स जो स्कैटर्ड है ना, यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए हैं। आपने थोड़े सूत्र आपने फल दीपिका से ले लिए, थोड़े बृहजातक से ले लिया, थोड़ा हमने BPHS से ले लिया। इस कोर्स में वो सारे सूत्रों को हम लोग एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। उससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर किसको क्या कैसे यूज करना है, ठीक है ना। हमारे कोर्स का मेन पर्पस है टाइमिंग ऑफ इवेंट। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट से रिलेटेड जितनी चीजें रिक्वायर्ड है वो हम इसमें आज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन सेशन में हमने देखा था कि हम देखेंगे कि वो ग्रह लग्न से किस हाउस में, लाइक हम लोग मैरिज की बात कर रहे हैं, मंगल लग्न से 7वें स्थान में है हमारे एग्जाम्पल में। कारक ग्रह हो गया शुक्र, तो मंगल का शुक्र से कनेक्शन होना जरूरी है, ठीक है। तीसरा रूल ये था कि उस कारक ग्रह से भी सेम हाउस हमको काउंट करना है, ठीक है। लग्न से सप्तम, लग्न से 7th हाउस, एसेंडेंट से 7th हाउस देखा, वीनस से कनेक्शन देखा, तो यही सेम कनेक्शन वीनस से भी होना चाहिए। वीनस से 7th हाउस से भी मार्स का कनेक्शन होना चाहिए, ठीक। मतलब मार्स शुड बी कनेक्टेड विद द 7th हाउस फ्रॉम लग्न and also same Mars should be connected with the 7th house from Venus. If these two conditions fulfill, then only we can predict the event related to marriage. ठीक है, ये पूरा होल कॉन्सेप्ट है। हमें देखना है कि इस दशा में गाड़ी परचेज कर पाएगा कि नहीं व्हीकल। तो व्हीकल का हमें पता है 4th हाउस, चतुर्थ स्थान, ठीक है। कारक ग्रह कौन हो गया, अगेन शुक्र। कुछ लोग मंगल भी लेते हैं क्योंकि मैकेनिकल है तो कुछ लोग मंगल लेके चलते हैं, बट मैं यहाँ पर शुक्र ले रहा हूँ, ठीक है। वाहन का कारक शुक्र हो गया, 4th हाउस हो गया, यानी लग्न लग्न से चौथा घर और शुक्र, ये दोनों कनेक्टेड होने चाहिए उस दशा लॉर्ड से। और आपको सेम कनेक्शन देखना है शुक्र से चौथा घर में भी, ठीक है। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे तो उस पर्टिकुलर दशा में वो पर्सन गाड़ी लेगा, ठीक है। ये हमारा एक होल कॉन्सेप्ट था। अब इन सब में आप देख रहे हैं कि हम
हमने बोला कि लग्न से 4th हाउस, फिर हम बोलते हैं वीनस से भी 4th हाउस। ठीक है, लग्न से 4th हाउस तो 4th हाउस हो गया। सपोज करिए वीनस अगर बैठा हुआ है आपके 8th हाउस में, तो 8th हाउस से 4th हाउस क्या हुआ? 11th हाउस। अभी 11th और 4th में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो इवेंट कैसे होगा? ठीक है, तो इसीलिए हमको ये रिलेशनशिप को समझना बहुत जरूरी है, कैसे प्लैनेट टू प्लैनेट कनेक्ट हो रहे हैं और कैसे हमारे हाउस से प्लैनेट कनेक्ट होते हैं, भाव से ग्रह कैसे कनेक्ट होते हैं और ग्रह से ग्रह कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, वो हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को कोई नोट्स बनाने की ऐसा जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ध्यान से सुनिए, इस कॉन्सेप्ट को समझो आप। ठीक है, नोट्स वगैरह वीडियो देख के बाद में बना लेना आप लोग। इससे पहले मैं आगे शुरू करूं, कुछ डाउट है किसी के तो अभी पूछ सकते हैं आप लोग। आवाज साफ नहीं है सर, बीच में थोड़ा नॉइस, वाइब्रेशंस आता है आप बोलते हैं। मेरी वॉइस ठीक अभी साफ नहीं है? किसी और को भी ये प्रॉब्लम है? नहीं सर, Camera साफ is आ moving, I think. वॉइस इज क्लियर? तो आई थिंक सर आपको थोड़ा सा एक बार चेक करना पड़ेगा अपने एंड से। ओके सर, ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ, कि ये जो हम इवेंट, ठीक है, व्यक्ति की अपनी कुंडली में ही देख रहे हैं कि उसकी शादी होगी तो 7 से, प्रॉपर्टी है तो 4 से, बट जैसे अगर देखना है कि उसकी भाई की हेल्थ, तो जैसे भाई के लिए 3rd हाउस लिया और 3rd से 6th देखेंगे उसकी हेल्थ, तो क्या ये दोनों घर देखेंगे या खाली सिर्फ 3rd से 6th? जैसे 8th हाउस हुआ तो केवल 8th हाउस को कंसिडर करेंगे, और कारका में तो मंगल या बुध जो भी छोटे भाई के लिए लेंगे वो लेंगे। हाँ, नहीं सपोज करिए, जैसे मैं समझ गया, अगर मान ली कोई रिलेटिव्स की आप बात करते हैं, अपने भाई का ही लिया, तो भाई का आपका जैसे हो गया 3rd हाउस, उनका अगर आपको मैरिज देखना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपके ब्रदर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आप लग्न मानो 3rd हाउस को। ठीक है, तो 3rd हाउस से 7th हाउस 9th हाउस हुआ। Yes. ठीक है, तो वो जो दशा लॉर्ड है वो आपके 9th हाउस से कनेक्ट होना चाहिए। वो दशा लॉर्ड मार्च से कनेक्ट होना चाहिए, तभी वो आपके ब्रदर को दिखाएगा। भाई का कारक मंगल हो गया। यस यस यस। ठीक है, तो वो ब्रदर के साथ, वो मंगल के साथ वो दशा का कनेक्शन होना चाहिए, 9th हाउस से कनेक्शन होना चाहिए, और साथ में शुक्र, मंगल से 7th। मैरिज शुक्र का हो गया, तो ओके। शुक्र का भी कनेक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पर दो दो कारक तो जोड़े आपने, जी जी। तो जितना कॉम्प्लेक्स आप करते जाएंगे ना, उतने कारक तो ऐड होते जाएंगे। शुरू में हमने खाली अपने लिए देखा, तो हम खाली जो इवेंट है उसका कारक तत्व लिया। अब अपने भाई के लिए आप देखेंगे तो भाई का कारक भी ऐड होगा ना, मैरिज का वीनस तो होगा ही होगा, ब्रदर के लिए मंगल भी ऐड करना पड़ेगा। यस। फिर वहां से 3rd हाउस से आप 7th हाउस देखो, है ना, फिर शुक्र से 7th हाउस तब भी देखना पड़ेगा आपको। तब भी देख। ठीक है, जब ये सारी चीजें होंगी तो वो ब्रदर का मैरिज दिखाएगा उस दशा में। ठीक है, तो अभी शुरू में आपको ये स्टेप को थोड़ा दिमाग में उतारने में वक्त लगेगा कि इतने सारे करने हैं, लग्न से 7th भी देखना है, शुक्र से 7th भी देखना है। पर जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये 2 महीने के सेशन होते होते तक आपको बहुत जल्दी फटाफट आप इसको असिस्ट करना शुरू कर दोगे। प्रणाम सर, कुसुम दिस साइड। कुसुम जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी सर। The first thing is sir, a small request. I think it is fan at your place which gives interference with the sound. Background noise. Yeah, sir. That remains constantly there. Sometimes it becomes very difficult, sir, to understand. This is one small Okay, request. just give me a minute. If it can be managed, sir. And Yeah, let me one try. small question, sir. One small question. Just give me a second. Yeah, sir. हाँ जी सर। अभी भी सेम डिस्टर्बेंस? नहीं सर, ठीक है। नहीं सर, अभी काफी हद तक ठीक है। अच्छा, ठीक है। ओके।
सो आई थिंक आपको अगर डाउट्स नहीं है तो फर्स्ट लेते हैं. Sir, I was requesting for a small question, sir, if you could allow. Yes, yes. So the question is that around 10 minutes ago you were just discussing about Mars. Venus के साथ हम Mars को भी देखेंगे while timing marriage. So why Mars, sir? This part I didn't understand. No, Mars मैंने just एक example लिया था कि for example let's say if Mars dasha is running, then I am taking Mars. Okay. आवाज तेज कर. Maybe I missed that part. So thank you, sir. Thank you so much, sir. Okay. हाँ श्वेता जी. जय श्री राम सर. गुड इवनिंग सर. सर मैं ये पूछ रही थी, पिछली बार जब हमारी बात हुई तो आपने बताया कि दशा जो है तो दशा को चेंज करते जाएं, मतलब महादशा है फिर अंतरदशा उस कैसा रिजल्ट देगी, फिर उसका लग्न बना के हम चेक कर सकते हैं कि वो उस हाउस से रिलेशन आ रहा है कि नहीं. फिर अंतरदशा लॉट को लग्न बना के प्रत्यंतर दशा चेक कर सकते हैं और ऐसे हम टाइमिंग तक पहुंच सकते हैं. तो सर जरूरी है कि सारे के सारे अगर वो इवेंट होने वाला है तो जरूरी है कि सारे के सारे जो प्लैनेट्स है वो कनेक्शन दिखाएंगे उस हाउस से, और अगर कोई कनेक्शन नहीं दिखा रहा है, मान लीजिए प्रत्यंतर दशा या और सूक्ष्म दशा प्राण दशा कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर वो क्या पूरा डिनायल ही माने कि वो डिनायल है, नहीं होगा? नहीं, अगर मान के चलिए, देखिए जो ये जो 3 सूत्र जो बताया ना, हाँ जी, वो तीनों आपके हर लेवल पे एप्लीकेबल है. दशा, अंतर, प्रत्यंतर, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, देह दशा, ये हर लेवल पे होने चाहिए. ठीक है, मान के चलते हैं कि प्रत्यंतर तक ये एप्लीकेबल हो रहा है, प्रत्यंतर के बाद ही नहीं दिखता आपको, वहां ब्रेक हो गया ना, तो वो प्रत्यंतर आप छोड़ दो, आप नेक्स्ट प्रत्यंतर चेक करोगे. अच्छा. डिनाइल नहीं बोल देना. डिनाइल वो तब तक नहीं होगा जब वो दशा ना दिखाए. अगर दशा ही नहीं दिखा रहा है तो डिनाइल है उस पूरे दशा में. अच्छा, मतलब अगर बड़ी दशाएं दिखा रही हैं तो छोटी दशाओं में हम ये कर सकते हैं कि आगे पीछे थोड़ा करके चेक करें कि कहाँ पर होने, आगे करके चेक करें कि कहाँ होने की गुंजाइश है. दशा दिखा रहा है मतलब प्रॉमिस है. मैं एग्जांपल सपोज करिए, अभी इसका सूर्य में सूर्य की दशा स्टार्ट हुई है ना. सूर्य की महादशा में इवेंट दिखता, अंतरदशा में नहीं है, तो हमने अंतरदशा छोड़ दिया. फिर हमने उठाया चंद्रमा का अंतरदशा, सूर्य में चंद्रमा की अंतरदशा, चंद्रमा को चेक किया, इवेंट दिखाता है कि नहीं, वो भी नहीं दिखा रहा है, तो फिर सूर्य में मंगल हमने चेक किया. ऐसे हम चेक करते चलेंगे जहाँ वो मैच करेगा. बहुत लंबी हो गई. महादशा तो खैर बहुत लंबी हो गई, पर जब मैं टाइमिंग की बात करती हूँ, एक पिन पॉइंट की बात करती हूँ, तो पिन पॉइंट भी तो आप पहले दशा को देखेंगे, अंतर प्रत्यंतर, तब ना वो नैरो डाउन करते जाएंगे ना. नहीं, अगर मान लीजिए महादशा में दिख रहा है और अंतर में नहीं दिख रहा है, मतलब महादशा में दिखा मतलब प्रॉमिस वो हमको मिलेगा ही मिलेगा, हम कंफर्म मान के चले. आगे की दशाएं आगे पीछे की जा सकती है क्योंकि महादशा बहुत लंबी होती है. यही मतलब हुआ ना, मैं जो समझी. अब राहु की 18 साल की दशा है, अब 18 साल में वो इवेंट कभी भी हो सकता है ना. हाँ, बट वो इवेंट तो तब होगा जब अंतर प्रत्यंतर भी दिखाए. हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. अगर सूर्य की महादशा में अगर इवेंट दिखता है तो अंतरदशा में तो दिखेगा ही. कैसे? अच्छा, ये नहीं दिखाई देगा ना, यही तो ट्रिक है यहाँ पर. सूर्य की दशा तो आपने देखी लग्न से, हाँ, बट जब अंतरदशा आप देखोगे ना तो सूर्य को लग्न बना के देखना है, तब वो प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होगी ना आपकी सारी. ये मतलब फर्स्ट आपने 17 जुलाई वाले उन्होंने बताया. अब वो आप शायद अभी आए ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो इंट्रोडक्शन था. ये पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोर्स ही इसके लिए बनाए. ठीक है, तो अगर आप नहीं अभी समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दो इसको, वो मैं आपको अभी कराऊंगा. ठीक है, हम दशा, अंतर, प्रत्यंतर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अभी. बट इन सबसे पहले ना आपको ग्रहों के बीच के कारक तत्व तो कैसे कनेक्ट हो रहे हैं ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना. तब आपको ये यूज करने में इजी होगा विमशंकरी में. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. अभी 2 क्लास रुको, 2 क्लास के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा अपने आप. ठीक है, आप फर्स्ट उसमें आए हैं तो बस इसमें एक चीज का प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. आप कारक तत्वों के बारे में पढ़ना शुरू करो. एक एक्सेल शीट बनाइए. एक्सेल शीट नहीं तो कम से कम एक नोटबुक रेडी करिए जहाँ पर हर ग्रह का और हर भाव के कारक तत्वों को नोट करें.
एक्सेल शीट तो मतलब पहले भी मैंने तो पहले ज्वाइन की। हाँ ठीक है, वो ऊपर से हमने उसमें थिंकिफिक में भी डाला हुआ है, ठीक है, वो भी आपको एक्सेस मिल जाएगा मंडे तक, अगर आपने भी ज्वाइन किया है तो उससे भी आपको रेफरेंस मिल जाएगा। हाँ अभिषेक जी, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद से हम सर जैसे कभी कभी वो अगर सन की महादशा में मैरिज का प्रॉमिस है और सन की मून में, अगर मून की अंतरदशा में भी मैरिज दिखा रहा है, तो कभी कभी मार्स में भी दिखाता है, तो कैसे कंफर्म करेंगे मून में हो सकता है या मार्स में कंफर्म करें? अगर मून में दिखा रहा है, ठीक है, मून महादशा मून अंतर में दिखा, उसके प्रत्यंतर में भी दिखा रहा है, तो मून में शादी हो जाएगी ना, फिर मंगल में दोबारा क्यों करेंगे, हम जाएंगे नहीं। ओके सर, ओके शादी तो एक ही बार होगी ना। बट अगर मून के अंतर में मैरिज दिखा रहा है, मंगल में फिर ब्रेकअप दिखाता है, उसके बाद राहु में फिर दिखा रहा है, या तो फिर उस दशा में 2 बार शादी हो गई। गॉट इट सर, गॉट इट, थैंक यू सर। तो अभी जैसे क्या है ना, हम इस तरह के हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो हमें लग रहा है कैसे हैं, ऐसा होता नहीं है, जब इसका आप असेसमेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लेंगे सारे एग्जांपल्स लेंगे एक एक करके। सर अगर प्रॉपर दूसरी शादी की भी टाइमिंग देखें तो वो कैसे देखेंगे? someone's first marriage fails, then how do we time the second marriage, sir, for this person? अभी इस कॉन्सेप्ट में क्या है ना, आप जब भी मैरिज की बात करेंगे यही सेम कॉन्सेप्ट लागू हो, ठीक है, बट सेकंड मैरिज होने से पहले ब्रेकअप होना चाहिए ना, डिवोर्स होना चाहिए ना। हाँ जी। तो वो योग पहले वो दशा में आपको दिखेगा पूरा कि वो ब्रेकअप है, उसके बाद ही सेकंड मैरिज करोगे ना। राइट सर। एक तो ये अप्रोच है अगर आप दशा के अकॉर्डिंग चलते हैं। दूसरा ये है कि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन चेक कर लो चार्ट में। अच्छा। आप समझे कि चार्ट जब भी आप एसेस करते हो ना, तो आपके सामने 2 तरीके के वर्जन हैं। एक वर्जन है स्टैटिक हॉरोस्कोप, ठीक है, स्टैटिक का मतलब कि वो चेंज नहीं हो रहा, आपका बर्थ चार्ट है वो स्टैटिक है, वो आपके बर्थ के टाइम पे जो पोजीशन मिली है वो पोजीशन ही रहेंगे, वो चेंज तो होती नहीं हो। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां पर जो स्टैटिक कॉम्बिनेशंस हैं, जो आपको अपने क्लासिकल टेक्स्ट में मिलते हैं ना, कॉम्बिनेशंस कि 2 मैरिज की कॉम्बिनेशंस हैं, 3 मैरिज की कॉम्बिनेशन, अगर वो कॉम्बिनेशंस दिखते हैं तो आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा हाँ इस कुंडली में 2 मैरिज के योग बनते हैं। बट वो कब कब है 2 मैरिज, वो आपको ये दशा अंतर दशा ये बताएंगी, ठीक है। सर विल दिस नाम राशि और चंद्र राशि that will also make difference, which one should be given more priority? चंद्र राशि, अच्छा। इफ चंद्र राशि इज नॉट नोन, आपको नहीं पता है, देन नाम राशि लेंगे। राइट सर, थैंक यू सर। हाँ ईशानु जी बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन था, लाइक इफ समबडी वांट्स टू गो टू फॉरेन लैंड, तो उसके लिए राहु को देखना होगा कि 11th से जुपिटर से 11th राहु कनेक्शन बना रहा है या नहीं, बिकॉज जो आपने भेजा था लाइक पीडीएफ, उसमें राहु था ना फॉरेन लैंड का कार्ड था। राहु किसका कारक था? फॉरेन लैंड का लिखा हुआ था। फॉरेन लैंड, यस फॉरेन करने के लिए राहु कारक है, ठीक है। अभी क्या है ना, मैंने अभी इसको बहुत सिंप्लीफाई लेके चल रहा हूँ, ठीक है, पर जैसे जैसे हम कोर्स में आगे चलेंगे ना, मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इसको मिक्स करना है, ठीक है। तो जो फॉरेन ट्रेवल होगा वो राहु से होगा, ठीक है, और जो शॉर्ट जर्नीज होंगी वो चंद्रमा से होंगी, ठीक है। शॉर्ट जर्नीज जो होंगी वो चंद्रमा से होंगी, जो कि छोटी जर्नीज होती हैं, लाइक 1 महीने 2 महीने आप बाहर यहाँ से मनाली घूमने चले गए, तो वो राहु नहीं दिखाएगा, वो चंद्रमा दिखाएगा, ठीक है। बट यहाँ से अगर आप जर्मनी घूम रहे हो, यूएस घूम रहे हो, वो सब राहु से होंगे, ठीक है। तो इसमें भी लाइक जुपिटर से 11 देखना होगा कि लाइक कि कोई इसमें जाएगा या नहीं उस दशा में। यहाँ पर देखिए, अगर गेन की बात करते हैं ना, अगर आपके पास ऐसा केस है जहाँ वो बहुत सालों से वो बाहर जाने की ट्राई कर रहा है, लाइक होते हैं ना आजकल एक केस आते हैं कि वीजा रिजेक्ट हो रहा है, ये नहीं लग रहा है, H1 वीजा नहीं है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, सब हो रही है, तो उस केस में क्या है ना, उसके लिए गेन होना बहुत जरूरी है, उसके लिए गेन मायने रखता है, वहां पर जुपिटर से 11th आपको देखना है, ठीक है। बट कोई ऐसा बंदा है कि जो हर 2 महीने में बाहर जा रहा है, उसके लिए फिर जुपिटर 11 वाला मायने नहीं रखता, ठीक है।
ठीक है, तो वो आपको देश काल पात्र वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। ठीक है, ओके। तो हाँ, अब इसमें हम शुरू करते हैं। तो ये फर्स्ट सूत्र जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, है ना, बेसिकली हम लोग अभी देख रहे हैं संबंध कि ग्रह और ग्रह आपस में कैसे संबंध बनाते हैं। एक्चुअल सूत्र बाद में पढ़ेंगे, बट पहले मैं आपको एक उसका रूपरेखा बता देता हूँ कि कैसे ये काम करता है। अगर कोई भी ग्रह एक दूसरे के साइन में अगर बैठे हैं, एक दूसरे के राशि में बैठे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ना राशि एक्सचेंज। सेम चीज, ये पहला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर चंद्रमा कुंभ राशि में है, ठीक है, और शनि कर्क राशि में है, तो ये एक दूसरे के राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम इसमें ये बोलेंगे चंद्रमा और शनि दोनों ही संबंधित है, दोनों ही कनेक्टेड है। ठीक, इसमें किसी कोई डाउट? या आई थिंक सबको पता है कॉन्सेप्ट है राशि एक्सचेंज। ठीक है, और जहां भी आपको राशि एक्सचेंज दिखाई देगा, वो जो ग्रह होंगे ना, वो जब भी एक्टिवेट होंगे वो दोनों एक दूसरे के रिजल्ट को दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ चंद्रमा अगर एक्वेरियस राशि में है, कुंभ राशि में, और शनि कर्क राशि में है, तो चाहे चंद्रमा आपकी दशा में चले चाहे शनि दशा में चले, दोनों एक दूसरे के रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, ये पहला। इसमें कोई डाउट किसी को? सर दोनों एक दूसरे के में होने जरूरी है, अगर सिर्फ चंद्रमा शनि में हुआ तो कोई कनेक्शन नहीं होगा। अभी वो भी बताऊंगा मैं आपको। ओके। तो विनायक सर, हाँ जी, जो इनका राशि परिवर्तन होगा तो जैसे अभी शनि और चंद्रमा का कहा, तो शनि जिन दो भावों का प्लॉट बनता है, तो वो दोनों भाव के भी फल मिलेंगे या केवल अभी? नहीं, अच्छा, दोनों के मिलेंगे। जी, ठीक है सर। अब इसको हाँ जी, समझना, ठीक है, ये इसमें नहीं है नोट्स में, बट इसको आप समझना, मुझे बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पर चंद्रमा शनि दोनों कनेक्टेड है ना, तो चंद्रमा जो होगा वो शनि के जब रिजल्ट देगा तो वो एक्वेरियस का भी दे सकता है, कैप्रिकॉर्न का भी देगा, वो शनि के सारे हाउसेस को गवर्न कर सकता है, मून। ठीक है, जब शनि रिजल्ट देगा तो वो चंद्रमा जहाँ बैठा है उसको भी वो रूल कर सकता है, और कर्क राशि को भी रूल कर सकता है जहाँ कर्क राशि पड़ेगी। आगे समझ में? ठीक है, बट अब नेक्स्ट केस इसमें ये बनता है, सपोज करिए कि चंद्रमा कुंभ राशि में है बट शनि नहीं है कर्क में, जैसा अभी पूछा किसी ने कि एक्सचेंज नहीं हो रहा, खाली चंद्रमा बैठा है एक्वेरियस में, तब क्या होगा? तब होगा ये कि चंद्रमा जो होगा ना वो शनि का रिजल्ट वो दे सकता है, एक्वेरियस का भी दे सकता है और कैप्रिकॉर्न का भी दे सकता है। ठीक है, बट शनि चंद्रमा का रिजल्ट देगा, क्या बोलते हैं, शनि जो होगा वो चंद्रमा और उसके कर्क का रिजल्ट वो नहीं दे सकता। मतलब ये जो रिलेशन है वन वे है, चंद्रमा सब शनि से जुड़े हुए सबके भाव को गवर्न कर सकता है अपनी दशा में, पर शनि नहीं कर सकता। शनि सिर्फ करेगा चंद्रमा के कारक तत्वों को गवर्न। या डिफरेंस समझना आप, ठीक है? चंद्रमा अगर शनि की राशि में है, बट शनि का कोई कनेक्शन नहीं है कैंसर के साथ, तो जब शनि का जब रिजल्ट आपको मिलेगा ना, शनि की दशा चल रही होगी, तब आपको वो कर्क राशि जहां पर होगा उस भाव का रिजल्ट नहीं मिलने वाला, बट आपको चंद्रमा के कारक तत्वों के रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग को डिफरेंस समझ में आना जरूरी है कि कहाँ वो भाव के कारक तत्वों के रिजल्ट दे सकता है, कहाँ पर वो ग्रह के कारक तत्वों के रिजल्ट देगा, दोनों में डिफरेंस है। सर सेकंड पॉइंट को फिर से दोहराएंगे प्लीज? तो सेकंड आपने सिनेरियो बताया उसको प्लीज तो दूसरी बार दोहराएंगे? हाँ, इसको मैं अभी सेकंड टाइम एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको ज्यादा क्लियर होगा। नीरज को एग्जांपल चार्ट है क्या? सुबह वाला ही हो तो वही शेयर कर लो। हाँ भैया बोलता हूँ। सर एक चीज है, एक्सक्यूज मी सर, अगर सपोज एक्सचेंज है, तो सपोज मून एंड सैटर्न एक्सचेंज है, तो मून कैन गिव द रिजल्ट्स ऑफ सैटर्न, और मून अपने खुद के रिजल्ट्स भी देगा। ये मून तो अपने भी रिजल्ट देगा ना, तो वो तो दे रहा है एडिशनल, मतलब दोनों प्लैनेट दोनों रिजल्ट देंगे। बिल्कुल, अगर एक्सचेंज में है तो। हेलो, हाँ जी। हाँ सर, जैसे आपने पिछली बार जो एग्जाम्पल चार्ट लिया था उसमें ऐसा कुछ
था कि जब हमने महादशा लॉर्ड को जब हमने लग्न बनाया तो शनि था वो दूसरे भाव में गया, और दूसरे भाव से जब हमने देखा कि शनि से द्वादश भाव चंद्रमा बैठा था, महादशा लॉर्ड जो, तो आपने यहाँ से किसी ने कहा था कि जैसे अलग मतलब डिवोर्स होगा या शादी होगी, मतलब मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलने का चांस बन रहा था। लेकिन आपने ये कहा था कि क्या शनि से द्वादश भाव से शनि कनेक्टेड है, तो शनि जो था वो चंद्रमा के नक्षत्र में था, श्रवण में। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि जैसे कनेक्शन जो था वो मतलब एक का रिजल्ट देगा, वन वे अगर कनेक्शन होगा, तो आपने कहा कि वो द्वादश से कनेक्ट नहीं है, तो वो कैसे कनेक्ट नहीं हुआ? क्योंकि वो चंद्रमा के नक्षत्र में तो बैठा ही है शनि। चंद्रमा के, देखिए वो जो लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था ना हमने, तो वो कंप्लीट एग्जांपल नहीं था, ठीक है। वो मैंने खाली उन चीजों को लिया था जो हमने पढ़ा सर, ठीक है। वो हम क्या करेंगे, जैसे अभी की आज की क्लास में मैं नक्षत्र के बारे में भी लूंगा, ये कैसे कनेक्शन होता है, ठीक है। जब आपको सारे रूल्स पता होंगे तब वो कंप्लीट पिक्चर आपके सामने आएगी ना। ओके। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि वो 12th हाउस से कनेक्टेड है नक्षत्र के थ्रू वो ग्रह से, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो 12th हाउस एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो एग्जांपल चार्ट हमें लास्ट में ये सो कंप्लीट मत समझो, वो जस्ट मैंने एक एग्जांपल था वो, ठीक है, वो कंप्लीट एग्जांपल नहीं हो। जब हम लोग लाइव चार्ट हम लेना शुरू करेंगे ना, तब उससे पहले को सारे रूल पता होने चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये है। और बाकी अभी आप वो दशा के कॉन्सेप्ट को लेके डिस्कस मत करो क्लास में, क्योंकि वो जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। अभी उससे पहले आपको बहुत चीजें और समझनी है। ओके, ठीक है, तो अब हम ये हमारी पहली क्लास है, तब हम लोग एक करके हम लोग समझना शुरू करेंगे। ठीक है, तो वो दशा को रोटेट करना वो सब अभी आप छोड़ दो, वो उसमें मैं अभी आऊंगा, डिटेल में बात करेंगे उस पर। ठीक है, हाँ अभी जैसे ये एग्जांपल चार्ट हमारे सामने है, ठीक है। अभी अगर इसमें कोई राशि एक्सचेंज है, दिखता है कोई किसी को? मार्स एंड वीनस है, ठीक है। लग्न लॉर्ड वीनस 7th हाउस में है, सप्तम में, मेष राशि में, ठीक है। और 7th हाउस का जो लॉर्ड है मंगल, वो है लग्न में, लिब्रा साइन में। यहाँ पर शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कभी मंगल की दशा चलेगी तो मंगल लग्न का, सप्तम स्थान का, 7th हाउस का और 2nd हाउस का रिजल्ट तो देगा जी, ठीक है। साथ में वो अष्टम का भी देगा। वो अष्टम का, अभी अष्टम में उसकी दृष्टि पड़ती है इसलिए देगी, वो भी कारण है। दूसरा कि वीनस की जो दूसरी राशि पड़ती है ना, वृषभ, वो अष्टम में है। ओके, समझ में आ गया? ये एक्सचेंज का मतलब है। जब शुक्र जब काम करेगा तो शुक्र लग्न का रिजल्ट भी देगा, अष्टम का भी देगा, साथ में वो सप्तम और 2nd हाउस का भी देगा, ठीक है। तो ये दोनों ग्रह जो है ना, वो उस ग्रह जहां वो एक्सचेंज हो रहे हैं वो सारे हाउसेस को कवर कर रहे हैं। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा मैंने ये बताया कि सपोज करिए अभी आप ये ले लीजिए, क्या बोलते हैं, सन राहु, सूर्य राहु अष्टम में है, 8th हाउस में, टॉरस साइन में, ठीक है। बट वीनस तो सूर्य की राशि में नहीं है, यहाँ पर राशि एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा कि जब सूर्य की दशा चलेगी, सूर्य की दशा जब चलेगी तब वो 8th हाउस का रिजल्ट आपको देगा, 11th हाउस का रिजल्ट आपको देगा, साथ में वो जो शुक्र जो बैठा हुआ है 7th हाउस में उसका भी रिजल्ट देगा, बस लग्न का नहीं देगा। क्योंकि शुक्र की 2 राशि हैं, वृषभ और तुला, ठीक है, वृषभ और तुला। तो यहाँ पर खाली वृषभ का रिजल्ट देगा, वो तुला का नहीं देगा, ठीक है। मतलब कि सूर्य जो हो रहा है ना, वो शुक्र के कंप्लीट एरिया को नहीं कवर कर रहा, वो सिर्फ उस एक राशि पे उसका प्रभाव है और शुक्र पे प्रभाव है, बस।
और सर अगर जैसे मार्स की जो दशा आएगी उसमें जैसे शुक्र के जो 2 घर हैं या शुक्र जहाँ बैठा है उसके साथ, तो क्या सूर्य और राहु का भी इवेंट कुछ हो सकता है क्योंकि वो उसकी राशि में बैठे? अभी अगर मंगल की दशा चलेगी ना, अभी देखिए मैं आपको कंप्लीट स्टोरी इसकी क्या बन सकती है कि अगर जब मंगल की दशा चलेगी तो अष्टम का रिजल्ट तो देगा, बट मंगल की 8वीं दृष्टि सूर्य राहु पे भी पड़ती है जी। ठीक है, तो वो सूर्य राहु के कारक तत्व भी लेगा अपने अंदर, ठीक है। अच्छा, सूर्य राहु का जहाँ भी रिजल्ट और कारक तत्व भी देगा, साथ में वो सूर्य के थ्रू वो 11th हाउस भी एक्टिवेट कर रहा है, हाँ ठीक है, ये काम करेगा। बट जब सूर्य की दशा चलेगी ना तब खाली लग्न का, ठीक है, और मंगल के कारक तत्वों के रिजल्ट मिलेंगे उसको सूर्य के थ्रू, जब सूर्य की दशा चलेगी, ठीक है। तब आप मेष राशि मत ले लेना उस टाइम पे, ठीक है, अच्छा। ऐसे। अब मेष राशि में लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि शुक्र की महादशा चलेगी तो शुक्र की महादशा चलेगी तो सूर्य के कारकत्व का मिलेगा फल, आप जैसे बताया भी नहीं है। हाँ मिलेगा ना, सूर्य के कारक तत्वों के रिजल्ट मिलेंगे उसमें जब शुक्र, हाँ ठीक है। बट यहाँ सूर्य जो है वो लग्न के नहीं देगा, बट यहाँ पर आपको एक वृषभ चीज के ही देगा, लग्न के नहीं देगा। नहीं, वो मैं उस पर आता हूँ, बट उससे पहले एक चीज आपको ध्यान देना है, जब शुक्र की दशा चलेगी इसकी, ठीक है, तो वो सूर्य के कारक तत्वों के रिजल्ट देगा, बट वो 11th हाउस नहीं एक्टिवेट करेगा वहां पर, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर। अच्छा, मतलब फादर से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड उसको कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, बट वो हाउस इच्छा पूर्ति वाला हाउस एक्टिवेट नहीं होगा। हाँ, 11th हाउस एक्टिवेट नहीं होगा शुभ डायरेक्टली, जी, ठीक है। सर एक चीज और पूछना था, जब राशि एक्सचेंज होती है तो अगर मान लीजिए एक प्लेनेट नीच का हो रहा है एक्सचेंज में, एक प्लेनेट अगर नीच का हो जाता है जाके, मान लीजिए जुपिटर का है, राशि एक्सचेंज हो गया, तो जुपिटर मरकरी के साथ, तो मरकरी नीच का हो जाता है उसके साइन में जाकर, है ना, तो फिर वहां पर कैसे टाइप का रिजल्ट का होगा, क्योंकि दोनों में एक्सचेंज तो है पर वो खुद अच्छी स्थिति में नहीं है, तो उससे क्या पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं? क्लास 6 में सूत्र है कि जब राशि एक्सचेंज होता है ना तो जो मेलेफिक रिजल्ट है वो नहीं मिलते हैं, है ना, वो दोनों मिलके बेनिफिट ही करने वाले हैं। मैं एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन की अगर बात करूं, अगर वो डेबिलिटेशन में भी है तब वो एक्सॉल्टी की तरह काम करेगा, वो रिवर्स कर देगा रिजल्ट अगर एक्सचेंज में है तो, बस, ठीक है। बाकी अच्छा, तो मतलब अगर मंगल और चंद्रमा का अगर चेंज होता है, जैसे वृश्चिक में 9th लॉ है और लग्न मंगल का है, दोनों एक्सचेंज होते हैं तो दोनों नीच के हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो नीच भंग हो गया, ये मान लिया जा सकता है? हाँ, नीच भंग बोल लो या बोल लो कि वो फिर मेलेफिक रिजल्ट नहीं देने वाले, ठीक है, मेलेफिक रिजल्ट वो नहीं देंगे। ये तो बहुत ये एसके मेहता जी की भी टेक्निक है, ये एसके मेहता जी ने अपने बुक में इसको मेंशन किया है, बट इट्स नॉट अबाउट एसके मेहता ओनली, ये हमारे क्लासिक्स में भी मेंशन है। राशि एक्सचेंज होगा तो उसकी प्रबलता बढ़ जाती है, उसकी शुभता में वो आ जाता है, ठीक है। बट अगर यही मान के चलिए कि दोनों मेलेफिक अगर एक्सचेंज हो रही हैं तो उसकी मेलिफिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मेलेफिक एक मेलेफिक और एक डेबिलिटेशन में हो जाता है तो डेबिलिटेशन मत काउंट करना आप, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा वहां पर, ठीक है। तो ये राशि एक्सचेंज का, क्योंकि वो डेबिलिटेटेड है तो उसके सारे तत्व तो नहीं मिलेंगे, मतलब ये एक्सचेंज होगा फिर भी से उस प्लैनेट की कुछ तो कमी रह ही जाएगी ना उस चार्ट में। ये तो नहीं मान सकते कि बुध पूरा प्रभाव देगा। देखिए, ये जो लोग बोलते हैं ना कि कुछ कमी रह जाएगी या एक सिग्निफिकेशंस मिलेगा सिर्फ, है ना, ये योग फलित होगा तो इस भाव का कोई एक कारक तत्व का नाश होगा, ये बोलना आसान है, एक कारक तत्व नाश होगा। अब इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि क्या उसमें गड़बड़ हो रहा है, कौन सा नुकसान होगा इसका ना, ये हाइपोथेटिकल मत चलो। वो हमारे वेबिनार से बोलने में अच्छा लगता है ना, कि एक सूत्र बना दिया और बोल दिया कि ठीक है एक कारक तत्वों का नाश होगा,
अब आप स्टूडेंट हो, आप ढूंढते रहो कौन सा कैरेक्टर नाश हो रहा है, क्या बोलोगे आप? प्रिडिक्शन आपको करनी है ना, कंसल्टेंसी फीस आप ले रहे हो। आप क्लाइंट से थोड़ी बोलोगे कि आपका 7th हाउस आपका खराब है तो कोई एक कारक तत्व का नुकसान होगा। अब वो क्लाइंट की ड्यूटी नहीं है ना ढूंढना कि 7th हाउस में कौन सा कारक तत्व का मुझे लॉस होने वाला है, वो बताना आपको है। ठीक है, तो ऐसे उल्टे सीधे टेक्निक्स की तरफ मत वो दीजिए कि ऐसा नहीं होता, कुछ भी हाइपोथेटिकल नहीं है, या एक कारक तत्व बोल देना नहीं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें गड़बड़ होने वाला है। उसी के लिए आपको कारक तत्व पता होना चाहिए। मैं क्यों कारक तत्व को बार बार, पराशर ऋषि ने उन 3 सूत्रों में सेकंड रूल कारक तत्वों को दिया, क्यों? क्योंकि जब आप देखते हैं कि राशि परिवर्तन हो रहा है और एक डेबिलिटेड है, तो आप ये बोलते हैं कोई एक एरिया तो नुकसान होगा। ऐसा नहीं, वो जो एरिया है ना वो आपको आइडेंटिफाई करना है। वो आइडेंटिफाई कैसे होगा? तो उस हाउस में आप देखो, सपोज करिए कि मैं बोलता हूँ कि 10th हाउस में डेबिलिटेशन का इम्पैक्ट है, ठीक है। अब वो 10th हाउस में आप ये नहीं बोल दोगे कि करियर स्पॉइल हो जाएगा ना, 10th हाउस में बहुत चीजें और 10th हाउस आपके फादर का वेल्थ भी है, ठीक है। 10th हाउस आपके पार्टनर का हाउस है ना, 7th हाउस से 4th हाउस बनता है, ठीक है। तो 10th हाउस का बहुत मतलब है। तो अब क्या है ना कि आपको 10th हाउस आपको दिख गया कि 10th हाउस या तो बहुत ज्यादा एफ्लेक्टेड है या डेबिलिटेड है, दो केस हो सकते हैं। अब आपको देखना है कि कौन से कारक तत्व हैं जो गड़बड़ है कुंडली में, ठीक है। वो कारक तत्व को अगर वो 10th के साथ कनेक्ट हो रहा है, सपोज करिए जुपिटर एफ्लेक्टेड है चार्ट में और वो जुपिटर 10th हाउस से कनेक्ट हो रहा है, तो फादर के वेल्थ को खराब करेगा, वो करियर नहीं खराब करेगा, ठीक है। 10th हाउस में अगर डेबिलिटेशन बनता है या 10th हाउस एफ्लेक्टेड है तो करियर तभी चौपट होगा जब शनि गड़बड़ होगा, ठीक है। ओके, वो शनि कारक है ना, प्रोफेशन का। जब तक शनि ही एफ्लेक्टेड नहीं है, शनि अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, शनि अगर बहुत अच्छी पोजीशन पे है, सिर्फ 10th हाउस एफ्लेक्टेड है, तो प्रोफेशन में फर्क नहीं पड़ेगा इतना आपको। सर वो सैटर्न को 10th हाउस से कनेक्ट होना जरूरी है या? हाँ, वो जरूरी है होना, क्योंकि आपके चार्ट में प्रोफेशन सिर्फ आपका नहीं है ना, प्रोफेशन आपके पार्टनर का भी हो सकता है ना। 4th हाउस जो होता है वो प्रोफेशन है आपकी वाइफ का, ठीक है। अब आपका प्रोफेशन, आपकी वाइफ का प्रोफेशन, दोनों का कारक शनि है। किसी की कुंडली में मान लेते हैं कि शनि अगर मैलिफिक हो गया, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि किसमें से किसका प्रोफेशन स्पॉइल होने वाला है? या आप ये बोल दोगे कि नहीं, इस कुंडली में तो शनि ही गड़बड़ है, तो तुम्हारे पूरे खानदान की प्रोफेशन की चौपट हो गई, ऐसा नहीं बोल सकते ना। यस। तो वो शनि जिस भाव से कनेक्ट हो रहा होगा ना, उनके प्रोफेशन को स्पॉइल करेगा, ठीक है। ऐसे